ब्रेकिंग में स्वागत है आपका। हम चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदू होना गुनाह है। लगातार जबरन धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में 1000 लड़कियों का जो हिंदू और ईसाई थी उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। और इसी पर चर्चा करें, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अब मैं सीधे चर्चा में तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के पास जाना चाहूंगी जो कि बीजेपी नेता है। तेजिंदर सिंह जी, आपको क्या लगता है कि भारत भी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तमाम मुल्क भी, यूनाइटेड नेशंस भी पिछले साल पाकिस्तान की किरकिरी कर चुका है। जब यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई थी और उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं, खासतौर पर हिंदू और ईसाई जो महिलाएं हैं उनके खिलाफ। क्यों आखिर पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर निंदा होने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं होती हैं? क्यों आखिर पाकिस्तान की कोई भी सरकार रही हो, वो इन मामलों को रोकने में कामयाब नहीं रही? देखिए, पाकिस्तान ने 70 सालों के अंदर जो किया है, मुझे तो लगता है इसको मुल्क कहना ही नहीं चाहिए, देश कहना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान को एक आतंकवादी अड्डा, आतंकवादी समूह कहना चाहिए। मुझे लगता है दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जिसने 70 साल के अंदर अपने ही देश की 23% आबादी को खत्म कर दिया। आप छोड़िए, चलिए हिंदू हैं, ये सिख हैं, ये क्रिश्चियन हैं, इनसे आपको नफरत हो सकती है। बलूचिस्तान के लोगों को देखिए, उनके ऊपर इन लोगों ने बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर टैंक से बम गिरवाए। क्या कोई देश की आबादी आप दुनिया में उदाहरण दे सकते हो जिसने हिटलर के अलावा, जिसने अपने ही देश के नागरिकों के ऊपर टैंक चलवा दिए हो, मिसाइल से हमले किए हो? मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के अलावा दुनिया के अंदर कोई और उदाहरण होगा। ननकाना साहिब के अंदर किस तरीके से जब पूरी दुनिया के सिखों की श्रद्धा है वहां पे हमला किया गया, और जहां उनका एक नागरिक जो सिख था, जिसने पाकिस्तान के ऊपर पूरी आस्था थी, वो पढ़ लिख के पाकिस्तान का पुलिस ऑफिसर जब बना तो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में प्रचार किया उस एक सिख ऑफिसर को लेके कि देखिए हमारे यहाँ एक सिख ऑफिसर अफसर बन सकता है। लेकिन उसी ऑफिसर को इन्होंने वहां पे पत्थर से मार दिया। तो पता लगता है खालिद उमर, मैं अब तेजिंदर से खालिद उमर को इस डिबेट में लाना चाहूंगी। खालिद उमर, इस तरह की जितनी घटनाएं हो रही है उसके पीछे शय किसकी है? अंदर क्यों मिलता है? कौन बढ़ावा दे रहा है इस घटनाओं को? दुनिया के अंदर आप भारत देखिए, आपको जी भारत को छोड़िए, दुनिया के अंदर कोई भी आतंकवादी घटना होती है तो उसकी पहला सबसे संदेह अगर ठीक है जी, ठीक है खालिद जी, आइए डिबेट में। देखिए, आपको इसके लिए देखना होगा कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, दैट स्टार्ट्स विद द सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह। और पाकिस्तान के प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल ये कहता है कि पाकिस्तान में कोई कानून कुरान, इस्लाम और सुन्नत के खिलाफ नहीं बन सकता। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड करता है कि कोई मुल्क में कानून इसके खिलाफ नहीं बन सकता, तो फिर तमाम कोर्ट जो है वो मजबूर हो जाती हैं, उन्होंने वही फैसला करना होता है जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो। लॉज तमाम लॉज जो हैं, अगर वो कोई ह्यूमन राइट्स पे बेस करते हैं तो उनको कुरान और सुन्नत के खिलाफ होने की वजह से चैलेंज कर दिया जाता है। तो मिलिट्री और मुल्ला जो है तो एक इस अलायंस का हिस्सा हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि उसको शह जो है वो कहाँ से मिल रही है। वो इस्लाम की बुनियादी साख्त है जो कि किसी और दूसरे मजहब को बर्दाश्त नहीं करती, और वो ये कहती है कि उनको खत्म कर दिया जाए या उनको अपने आप के अंदर। मुझे एक बात बताइए खालिद साहब, जीने का अधिकार तो देता है ना पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन? ये कहता है ना कि आप वहाँ का जो धर्म है वो इस्लाम है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, लेकिन जो वहाँ के अल्पसंख्यक है उनके भी तो कुछ हक है ना। उनके हक के लिए सरकार कहाँ खड़ी है? देखिए, जब इस्लाम में जो पाकिस्तान का जो कानून है वो कन्वर्जन की भी इजाजत देता है। सिर्फ वो ये कहता है कि क्या पाकिस्तान का संविधान ये कहता है कि आप फोर्स्ड कन्वर्जन कराएं? क्या पाकिस्तान का संविधान ये कहता है कि मौलवी जाएं, पकड़ लें और डरा धमका कर आप कन्वर्जन कराएं, धर्म परिवर्तन कराएं? देखिए, वो बात आपकी सही है कि फोर्स, लेकिन जब पूरा इंस्टीट्यूशन जो है, पूरी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन, क्या सही है? शर्म आना चाहिए पाकिस्तान को। आप कह रहे हैं उनकी बात सही है, कहां से सही है उनकी बात? फोर्स कन्वर्शन होना चाहिए क्या, ये बताइए आप। नहीं, फोर्स कन्वर्शन की इजाजत नहीं है,
लेकिन कानून का मिसयूज करना बहुत आसान हो जाता है। जबकि आप तो ये फिर समझिए, कैसे हो ठीक रहा है, है? कानून का फिर मिसयूज कैसे हो कब रहा से है? हो रहा है खालिद साहब? कानून का छोटी मिसयूज कब छोटी से हो रहा बच्चियों है? के साथ अत्याचार कैसे हो रहा है? ये हम नहीं कर रहे, ये यूएनओ भी कह रहा है, सीनेट बोल रहा है। सरकार कहां खड़ी ये है? तो- अदालतें कहां खड़ी हैं? ये तो पहले दिन से हो रहा है। मैं ये वही तो बार बार आपको बात कह रहा हूं कि ये तो जब इस्लाम में कन्वर्जन जायज होगी और उसको एक नेक और अच्छा काम शर्म आनी समझा चाहिए जाएगा पाकिस्तान को, और पहले दिन से हो उसको रहा है। सवाब का काम समझा जाएगा, तो फिर आप फोर्स कन्वर्शन पे पाबंदी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो एक मुआशरे का हिस्सा बन चुका है जिसमें ठीक कि है, तमाम तो मुआशरा मतलब ये उसके साथ अत्याचार लगा यूं ही जारी सकते? रहेंगे? करता है। फोर्स कन्वर्शन पे बिल्कुल क्यों नहीं जारी लगा रहेंगे। सकते पाबंदी? ये बताइए आप, तो ये क्यों नहीं प्रॉब्लम लगा सकते पाबंदी? इसलिए अब आप पाबंदी खुद नहीं लगा खालिद जी सकते खुद बोल कि रहे हैं पूरा जारी रहेगा मुआशरा जो है ये। अब बताइए वो वहां की अच्छा है। स्थिति ऐसी है कि फोर्स कन्वर्जन जारी रहेगा, ये खालिद जी बोल रहे हैं। ठीक है शंकर जी, उनकी बात सुन लेते हैं। मैं शर्म आना पूछ रही चाहिए हूं उनसे। पाकिस्तान को। शंकर जी एक मिनट, खालिद जी कहिए। देखें, जब तक आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि जब पूरा मुआशरा जो है वो इस्लामाइज हो चुका है, वो इस हद तक गिर चुका है कि वो किसी भी चीज को जो ह्यूमन राइट्स की खिलाफवर्जी को उसको इस्लाम के नाम पे कबूल कर दिया जाता है। ये सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं हो रहा, पाकिस्तान में हर फ्री थिंकर के साथ हो रहा है, हर उस शख्स ठीक है के साथ डॉक्टर हो रहा है अमजद, मैं जो आपको कि, लाना चाहूंगी डिबेट में। ठीक है डॉक्टर अमजद, मैं आपको डिबेट में लाना चाहूंगी। क्या आपको लगता है कि जैसा कि डॉक्टर जो खालिद साहब कह रहे हैं कि ये जो कन्वर्जन है ये तो जारी रहेगा, ये फोर्स कन्वर्जन हो या जैसा भी हो, यानी कि हम उम्मीद खत्म कर लें कि वहां के हिंदुओं के जो और बाकी अल्पसंख्यक है उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे? देखिए, जब तक पाकिस्तान कायम है, जब तक पाकिस्तान के ऊपर ये ट्रॉयका का राज है, जो मौलवी है, जो फौज है और जो फौज के नीचे अदालत है, जब तक ये ट्रॉयका रहेगी और जब तक ये दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे ये एक आर्टिफिशियल स्टेट जो अंग्रेज़ों ने बनाई भारत को नीचा दिखाने के लिए, भारत को तंग करने और कंट्रोल करने के लिए, हाँ। और अंग्रेज़ों के एजेंट का काम करने के लिए, उस वक्त तक तो ये जारी रहेगी। हम सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, हम सिर्फ एहतजाज कर सकते हैं और दुनिया को इसकी तरफ तवज्जो दिला सकते हैं। दुनिया में तो किरकिरी हो चुकी है ना, दुनिया में किरकिरी होने के बाद क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। अब कम से कम दुनिया को ये अजागरी है, दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में क्या जुल्म और सितम हो रहा है। लेकिन सरकार ने किया क्या सर? कॉन्सिक्वेंसेस पे भी तो आना चाहिए ना, नतीजों पे भी तो आना चाहिए। किया क्या सरकार ने? सरकार कुछ नहीं करेगी। मुझे ये खालिद साहब बताए ना कि आज तक किसी को पाकिस्तान की अदालतों ने किसी ऐसे शख्स को सजा दी है जिसने किसी ये माइनर को अगवा करके उसका फोर्स कन्वर्शन किया हो और उससे निकाह किया, रेप किया उसको। ये फोर्स मैरिज बेसिकली। ठीक है, जो आप सवाल उठा रहे हैं उस पर मैं खालिद जी के से जवाब लूंगी, जो आपने खालिद जी से सवाल पूछा है। लेकिन मैं ये भी बता दूं, अब तो ऐसा लगता है कि कायदे आजम कहे जाने वाले जिन्ना के पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के धर्म परिवर्तन का संवैधानिक अधिकार दिया गया है। लेकिन गौर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि दरअसल ये हिंदुओं को मुसलमान बनाने की जो सनक नहीं, बल्कि नाबालिग हिंदू लड़कियों के शोषण का एक बहाना मात्र है। क्या वाकई में ये जो दमन हो रहा है अल्पसंख्यकों का पाकिस्तान में, उसके खिलाफ विद्रोह की कोई आवाज़ उस लेवल पर भी उठेगी कि कुछ कदम सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे? अनुजा कपूर, आपको डिबेट में लाना चाहूंगी। आपको क्या लगता है, चूंकि भारत सरकार की तरफ से संसद में भी बताया गया था कि पाकिस्तान में मजहब के आधार पर उत्पीड़न हो रहा है, हिंदुओं का ना सिर्फ बल्कि ईसाइयों का भी, और उसी जब सीए के बारे में डिबेट चल रही थी तो तमाम तरह के आंकड़े भारत सरकार की तरफ से रखे गए थे। क्या आपको लगता है कि इतने मंचों पर किरकिरी होने के बावजूद पाकिस्तान सरकार कोई कदम उठाएगी और विद्रोह की कोई आवाज अंदर से ही पाकिस्तान में निकलेगी? आपको कैसे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर की जो भी आवाज़ उठाएगा उसे जनरल डायर की तरह बंद नहीं कर दिया जाएगा, एक हिटलर की तरह बंद नहीं कर दिया जाएगा जो होता आया है?
समझना ज़रूरी ये है कि अगर यहाँ पर, जैसे कि अभी हमारे एक और गेस्ट हैं जो खालिद उमेर जी बात बता रहे हैं, यहाँ पर जो सिचुएशन है वो बहुत बड़ी है। यहाँ पर पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के ऊपर बात करता है, और इस्लाम पर जो लोग विश्वास नहीं करते हैं या जो लोग कन्वर्जन के लिए तैयार नहीं होते हैं उनको इसी तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाता है। पाकिस्तान में इस्लाम सबसे टॉप लेवल पर माना जाता है, इसके नीचे ये सारे हायरार्की दिया गया है। अगर कोई भी लड़की या कोई भी, और आप ये भी देखिए वहां पे लिटरेसी रेट कितना है, कितने लोग हैं जो शिक्षित हैं, और वहां पर आपका जो ये लो कास्ट है उन लड़कियों को अपहरण किया जा रहा है, अबडक्शन उनका है, उनको अपहरण किया जा रहा है। वहां के जो वेल्दी फार्मर्स हैं वो उनको अपहरण करते हैं और उनके साथ बलात्कार करते हैं। आप ये बताएं, अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान, हम भी तो देखते हैं इंडिया में, इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक इन चीजों को सामने प्रॉपर तरीके से लेकर है तो कानून क्या करेगी? कानून छोड़ देगी। आरुषि केस के अंदर भी हमने यही देखा। तो क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के ऊपर कानून बात कर लेगी? ऐसे नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान अगर लड़की, जो इतने लोग हैं, या हम इंडिया और लोगों को यूएनओ के अंदर जाकर इस चीज के लिए दरख्वास्त करें, बार बार बात करें, तो क्या हो सकता है? चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस नहीं है पाकिस्तान में, तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। और चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से जो हमारे हिंदू, हमारे सिख, हमारे ईसाई दोस्त हैं, लेकिन बदलेगा कौन हालात को? नहीं है, यही तो कह रही हूँ ना। पाकिस्तान तो बदलेना से नहीं रहेगा, पाकिस्तान नहीं बदलेगा। तो क्या किया जाए? क्या इलाज हो? तो बढ़िया है ना, आप रेशियो देखो, इलाज यही देखिए, इलाज इसमें यही है कि इंडिया जो है, ये एक आर्टिफिशियल स्टेट। ज्योति जी आ रही हूँ शंकर जी, आ रही हूँ। डॉक्टर अमजद कहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका इलाज सिर्फ एक है कि पाकिस्तान को खत्म किया जाए। हाँ। वैसे भी इसकी जो यूज वैल्यू थी वो खत्म हो गई, क्योंकि हो सकता है, खत्म हो गया। हाँ। अंग्रेजों ने इसको, अंग्रेज चाहते थे हमेशा से कि हिंदुस्तान का जो रास्ता है सेंट्रल एशिया को, उसको ब्लॉक रखा जाए, समझे कि नहीं? हाँ। और उसके लिए ही पहले भी ये, ठीक है सर, आपका पॉइंट मैं समझ गई, आप क्या कह रहे हैं। शंकर ललवानी, आप कहिए। मेरा ऐसा कहना है कि वहाँ अब सिंध को आजादी का आंदोलन चल रहा है, सिंध आजाद होना चाहिए। और बलूचिस्तान कह रहा है हमें आजाद करो, सिंध अलग कह रहा है। वहाँ पे सिंध में नहीं, हाँ। सिंध के बाहर जो सिंध के रहने वाले लोग हैं, पूरी दुनिया में सिंध को आजाद करने का एक मूवमेंट चल रहा है। और यूएन अमेरिका के सीनेट के 10 मेंबरों ने, जिसके डॉक्यूमेंट मेरे पास है, उन्होंने कहा था कि किस प्रकार के हालात है सिंध में। मुझे लगता है पूरी दुनिया को सिंध की आजादी में समर्थन देना चाहिए। ठीक है, लेकिन इलाज क्या हो? कैसे बताया जाए कि आप वहाँ के अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखिए? ये जो हर हमेशा आपकी वहाँ से रिपोर्ट आती है 2018 में, 2019 में, वहाँ सिर्फ सिंध प्रांत नहीं है, अलग अलग जो वहाँ के पाकिस्तान के प्रांत है, वहाँ पर हिंदू लड़कियों का कन्वर्जन हो रहा है और जबरदस्ती हो रहा है। डरा धमका कर वहाँ के मौलवी उनको बिठाते हैं। ये वीडियोस भी हमने लगातार देखे हैं कि कैसे मिट्टू मियां एक लड़की को बिठाकर डरा धमका कर उसे इस्लाम की आयतें पढ़वा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो डिप्लोमेटिक लेवल इसमें इंटरव्यू सिर्फ एक ही चीज पे हो सकती है। मैं भी करूंगा, मेरा एक एक करके अनुजा आपके पास भी आ रही हूँ। शंकर कहिए। शंकर जी कहिए। ये मियां मिट्टू तो पहले से ही बोल रहे हैं, मैं भी करूंगा, मेरे जो लड़के हैं वो भी करेंगे। हाँ। मैं कह रहा हूँ, मियां मिट्टू ने तो पहले ही घोषित कर रखा है कि मैंने पहले भी कन्वर्शन करा है, अभी भी कर रहा हूँ और आगे भी करूंगा। हाँ। और ये सरकार उसको संरक्षण दे रही है। जब तक सरकार का संरक्षण खत्म नहीं होगा और मियां मिट्टू को अगर हम सबक नहीं सिखाएंगे तब तक ये कन्वर्शन होता रहेगा। दूसरा मेरा कहना है कि जो वो आंदोलन चल रहा है सिंधु को आजादी का, उसको पूरी दुनिया को समर्थन देना चाहिए। ठीक है, वक्त मेरे पास ज्यादा नहीं, मैं सभी मेहमानों के पास आऊंगी, छोटे में जवाब दीजिएगा। तेजेंद्र जी, आपको क्या लगता है, क्या इलाज हो, कैसे आवाज उठाई जाए कि पाकिस्तान पर असर पड़े, कुछ कार्रवाई वहां पर हो? देखिए, हम उस मुल्क से न्याय की उम्मीद लगा रहे हैं जिसने 9/11 के हजारों लोगों के कातिल ओसामा बिन लादेन को छुपा के रखा, दाऊद तो फिर क्या ये अत्याचार वहां जारी रहने दें? जिस देश के अंदर खुलेआम रैली करता है
और आप देखिए कोरोना वायरस के अंदर जब सारा मुल्क इंसानियत की बात कर रहा था, उसमें भी हिंदू, सिखों और ईसाइयों को वहां पे उन्होंने खाना नहीं दिया। इसका सबसे बढ़िया इलाज है पाकिस्तान में सिंध को आजादी मिलनी चाहिए, बलूचिस्तान को आजादी मिलनी चाहिए, पख्तूनिस्तान को आजादी मिलनी चाहिए, और पाकिस्तान नाम मतलब का एक कोड है जो देश पे दुनिया के ऊपर, उस कोड को खत्म करना ही बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पाकिस्तान के 5 टुकड़े होने चाहिए, वही इलाज है। पाकिस्तान नाम के इस कोड को दुनिया से खत्म करना चाहिए, पाकिस्तान नाम की बीमारी को खत्म करना चाहिए। ठीक है अनुजा, आप क्या कहती हैं? मैं यही कहूंगी कि इंडिया को इंटरवीन करना चाहिए, जैसे कि हमने सीए का गठन कर रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि हमारे भाई बंधु वहां बैठे हैं और जिनका हमें बहुत दुख दर्द यहाँ से, तो इंडिया यहाँ से इंटरवीन करके, क्योंकि सीए तो लागू हो के चुका है, बेसिस के ऊपर एक लॉ ऐसा गठन हो कि वहां पर अगर उनके साथ कहीं पर, हाँ, तो मैं वही बता रही हूँ कि इस तरीके के लॉज जो वहां पर इंटरवीन हो सके, और जो हिंदू लॉ से रिलेटेड जहां पर इम्पोज लॉ आ जाए वहां पर, सो दैट कि हमारे जो इंटरनेशनल लॉ के बेसिस पर उन लोगों को वहां पर हेल्प की जा सके। डॉक्टर अमजद फ्रॉम इंडिया, आखिरी कमेंट आपसे डॉक्टर अमजद, इंडिया से करना ठीक है, पड़ेगा वक्त ज्यादा नहीं, पर्सनल लॉ। डॉक्टर अमजद आखिरी कमेंट, क्या इलाज हो? जी, सबसे पहले तो ये है कि डिप्लोमेटिक प्रेशर डेवलप करना चाहिए पूरी दुनिया में इस फोर्स कन्वर्शन के खिलाफ। ठीक। सेकंड स्टेप, इकोनॉमिक सैंक्शंस के लिए हमें बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई जाएं। और तीसरा, जो हमारे बीजेपी के भाई ने बिल्कुल सही बात की है, हमें जो बलूचिस्तान और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में जो मूवमेंट्स चल रही हैं, उनको कोऑर्डिनेट करके he should dismantle Pakistan once and forever। खालिद उमर जी, आपके पास आखिरी कमेंट के लिए आऊंगी। क्या डिप्लोमेसी ही एक वो रास्ता है जिसके तहत दबाव बनाया जा सकता है पाकिस्तान पर, या कोई और रास्ता भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से? देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा यूनिक मुल्क है कि बाकी मुल्कों की आर्मी होती है, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ की आर्मी के पास एक मुल्क है। तो जब तक कि पाकिस्तान की बाल्कनाइजेशन नहीं हो जाती है, इसके मुख्तलिफ हिस्से बखरे नहीं हो जाते, उस वक्त तक आर्मी का कंट्रोल नहीं खत्म होगा। और जब तक आर्मी का कंट्रोल खत्म नहीं होगा, ना सिंध आजाद हो सकता है, ना बलूचिस्तान, ना कोई मीनिंगफुल प्रोग्रेस हो सकती है। तो पाकिस्तान का फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक ब्लॉकेट करने की जरूरत है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आर्मी को फाइनेंशियली कोलैप्स हो, और ताकि मुल्क जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने कहा, फाइनेंशियली आप उनको तोड़ दो, उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसको तोड़ दो, उसके बाद आपको घुटनों पर आना ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। और लगातार आपको बता दें, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो अत्याचार की घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं, जिसकी पूरे मुल्क ही नहीं, हमारे भारत से ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी निंदा हो रही है। इस बड़ी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।